मेरा एज 20 ईयर्स, जब मैं 20 ईयर्स में एसएससी जेई का एग्जाम निकाल सकता हूँ और 6 गवर्नमेंट एग्जाम निकाल सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं निकाल सकते हैं? बस और बस आपको चाहिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी। तो आप थोड़ा जीके के बारे में हमारे जैसे व्यूअर्स को बताइए कि कैसे आपने किया और कैसे लोग कर सकते हैं। जहाँ भी वीडियो देखते हैं कोई कहता है गेट करोगे तब एसएससी जेईई क्लियर होगा, उस लेवल का प्रिपरेशन रहेगा तब होगा। तो इसमें कितना सच्चाई है? क्या लोगों को गेट लेवल तक का यहाँ पे तैयारी करना पड़ता है डिप्लोमा वाले? क्योंकि बहुत लोग का रहता है डाउट कि थ्योरी मेरा बहुत अच्छा है बट न्यूमेरिकल मेरे से नहीं हो रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चार्ट बुक। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग के साथ है सुधांशु रंजन जी। इनका सिलेक्शन इसी साल एसएससी जेईई 2022 में हुआ है। सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल ब्रांच से ये बिलोंग करते हैं। इनका स्टोरी काफी ज्यादा है, स्ट्रगलिंग स्टोरी रहा है। लास्ट के बहुत सारे एग्जाम इन्होंने दिए, 18 एग्जाम दिया है बट एग्जाम्स नहीं निकल पा रहे थे। बट इन्होंने कभी अपना प्रिपरेशन नहीं छोड़ा और लास्टली एसएससी जेईई में सेलेक्ट हैं और बहुत सारे एग्जाम्स इन्होंने लास्ट में क्रैक किया, पीजीसीआईएल क्रैक किया, सेल में अभी काम कर रहे हैं। सेल के बारे में भी हम लोग इनसे डिस्कशन करेंगे कि वहाँ वर्किंग कल्चर क्या रहता है। बाद इनके फादर का लास्ट ईयर एग्जाम से 3 महीने पहले ही डेथ हो गया और उस टाइम बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गए फाइनेंशियली। बहुत ज्यादा दिक्कत थी, फिर भी उस स्टेज पे इन्होंने अपनी प्रिपरेशन को फिर से जारी किया और आज उसी साल एसएससी जेईई में सेलेक्ट हो गए। तो बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग स्टोरी है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी बहुत लोग का कहना है कि यानी कि जो भी डिप्लोमा कैंडिडेट जिससे मेरा बात होता है उनका कहना है कि सर एसएससी जेई क्रैक करने के लिए मुझे गेट लेवल की तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत जगह उन्होंने सुना है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसके बारे में भी हम लोग सुधांशु सर से बात करेंगे कि क्या ऐसा है। क्योंकि वो डिप्लोमा करके उन्होंने सिलेक्शन लिया है और बहुत सारे स्टूडेंट इस साल हैं जो अंडर 100 रैंक, यानी कि आपके टॉपर में ही देख लीजिए, चंदन सर है, आलोक सर है, ये आकाश पांडे सर है। सारे लोग 2 डिजिट सिंगल डिजिट में बहुत सारे लोग लाई कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग को गेट लेवल की प्रिपरेशन करनी है। बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप लोग उसके जरिए सब कुछ समझ जाइएगा। डिप्लोमा और बीटेक कर लिया बट नहीं दिख रहा है एक स्टेबल कैरियर? घबराओ मत, सरकारी जॉब का रास्ता है ओपन। अब सिक्योर करो अपनी जॉब बनकर असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर। चाहे वो एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, कोई पीएसयू हो या फिर किसी भी स्टेट की एई जेई की वैकेंसी, और सभी एग्जाम्स की होगी तैयारी इंडिया के टॉप टीचर्स के साथ सबसे अफोर्डेबल प्राइस में। अभी कुछ दिनों के लिए पीडब्ल्यू प्राइसेस में हेवी डिस्काउंट मिल रहा है। पीडब्ल्यू आप लोग को ऑफर करता है अशोका बैच की, जो कि सिर्फ 1499 रुपीज में अवेलेबल है। साथ ही साथ अभय बैच जो कि सिर्फ 999 रुपीज में अवेलेबल है। दोनों ही बैच सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तीनों ही ब्रांच के लिए अवेलेबल है। अभय इज a कंप्लीट प्रैक्टिस क्वेश्चन बैच एंड अशोका इज कंप्लीट थ्योरी एंड प्रैक्टिस बैच, जहाँ पे आपको एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया जाएगा विद डिटेल डिस्कशन। इस बैच में आपको मिलेगा लाइव लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस, कंप्लीट नोट्स, डाउट इंजन, सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। ये बैचेस मोस्ट अफोर्डेबल रेट पे अवेलेबल है एंड यहाँ पे अभी आप लोग को इन दोनों बैचेस में काफी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। तो पीडब्ल्यू कोर्सेज परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए पीडब्ल्यू लिंक पे क्लिक करो और कोर्स परचेज करने के लिए आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पे भी दिख रहा होगा। तो हेलो सुधांशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द चाइल्ड बुक पे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमको अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। तो कैसा लग रहा है सिलेक्शन के बाद? सिलेक्शन के बाद तो काफी अच्छा लग रहा है अभी। तो सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बता दीजिएगा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, अपना नाम और आपने बेसिक स्कूलिंग कहाँ से की है। अ, मेरा नाम सुधांशु रंजन है। मैंने अपना 10th वीएल इंडो पब्लिक स्कूल से किया है, जो कि मेरे होम डिस्ट्रिक्ट गया से थोड़ी सी दूर पे औरंगाबाद है। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से मैंने किया। फिर उसके बाद मैंने अपना 10th के बाद जस्ट बाद मैंने डिप्लोमा किया। मैंने अपना डिप्लोमा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गया से किया हूँ और बेसिकली मैं गया का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो इस बार आपका कितना मार्क्स आया है पेपर वन में? पेपर वन में मेरा जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है वो 138 मार्क्स है, और रॉ मार्क्स जो मेरा है वो 132 मार्क्स है। तो सेपरेटली अगर अगर कट कर ये बुक करके भी बोला जाए कि जो भी सेगमेंट है, जैसे कि रीजनिंग क्वेश्चन हो गया, जीके जीएस और टेक्निकल, तीनों में अलग अलग कितना मार्क्स है आपका?
रीजनिंग में जो मेरे मार्क्स है, रीजनिंग में मेरे 41.5 मार्क्स है। और उसके बाद मेरा टेक्निकल जो है, टेक्निकल में मेरे 72 मार्क्स हैं। और उसके बाद जो जीके जीएस करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है, उस सेक्शन में मेरा स्कोर काफी अच्छा है, उसमें मेरा 26.75 मार्क्स है। इस बार के हिसाब से अच्छा है। ऐसे पिछले बार के हिसाब से अगर देखा जाए हाँ। तो 30 मार्क्स के आसपास सबका ही रहता था, उससे ज्यादा रहता था। इस बार बहुत कम लोगों का 26 हाँ। होगा। तो अब बात हाँ कर। इस बार का, हाँ इस हाँ, बार इस बताइए। बार के अकॉर्डिंग मेरा मार्क्स इस चलते अच्छा है क्योंकि इस बार का जीके जीएस जो था वो मतलब स्कोरिंग था, बट मैक्सिमम लोगों का उसमें स्कोर 25 प्लस नहीं आ पाया है इस बार, जिस टाइप का क्वेश्चन। अच्छा, तो बताइए जीके जीएस में आपका इतना अच्छा स्कोर है। बहुत लोग पूछते हैं कि 20 प्लस या 30 प्लस कैसे लाया जाए जीके में इजिली। ठीक है। तो आपका जैसे अभी हाँ 26 है इस बार है, तो मुझे लगता है कि आप 35 प्लस नॉर्मली आप एग्जाम्स में जैसे मॉक वगैरह लगाते हैं तो पक्का आता है। तो आप थोड़ा जीके के बारे में हमारे जैसे व्यूअर्स को बताइए कि कैसे आपने किया और कैसे लोग कर सकते हैं। एसएससी जेई के भी एग्जाम में मेरा जीके में जो 31 मार्क्स मेरा सही है, बट ज्यादा अटेम्प्ट के कारण मेरा मतलब मेरा क्या है कि जो गेसिंग होता है, 4 क्वेश्चन में से आप 2 क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दिए, बाकी 2 क्वेश्चन जो बचा उसमें से राइट गेसिंग लगा लिए, तो ये सबसे बेस्ट मेथड होता है उस क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन में हमको कुछ कुछ नहीं आने से छोड़ने से बेटर है कि उसमें ये गेसिंग वाला जो टेक्निक होता है वो लगा के हम बना ले। बाकी मेरा 30 क्वेश्चन जो है वो एक्यूरेट, मतलब 30 क्वेश्चन मुझे आते थे, जो कि मैंने 30 का 30 क्वेश्चन सही बनाया है। उसके बाद बाकी का जो क्वेश्चन था उसमें छोड़ने के जगह पे मैंने क्या किया कि उस क्वेश्चन में वो गेसिंग के टेक्निक के थ्रू मैं बनाया। उसके लिए जीके जीएस का मार्क्स जो मैंने सिक्योर किया, उसके लिए मैंने 4 महीने नॉन टेक पे फोकस किया, 4 महीने का मेरा प्रिपरेशन है। और उस 4 महीने के प्रिपरेशन में जीके जीएस के लिए बेसिकली जो हम लोग का होता है, एक साइंस वाला पोर्शन हो गया, और उसके बाद एक जो होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन हो गया, और एक पोर्शन उसमें होता है करेंट अफेयर्स का। मेनली जो है हम्म, आपका 3 ही पोर्शन होता है। हम्म, उस 3 पोर्शन में से मैंने हिस्ट्री ज्योग्राफी, जैसे मैं सीबीएसई बोर्ड से 10th किया हूँ, और तो उस चलते मेरा मतलब इंग्लिश का कंटेंट ज्यादा कंफर्टेबली मैं पढ़ लेता था। तो इंग्लिश का कंटेंट के लिए बाइजू एग्जाम प्रेप करके एक एप्लीकेशन है, उस पे इंद्रजीत जायसवाल सर हैं, उनसे मैंने पढ़ा। उसके बाद बुक जो आता है स्पीडी का, जो बुक आता है करेंट अफेयर्स के लिए, करेंट अफेयर्स के लिए मैं स्पीडी का बुक को फॉलो किया हूँ। हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है वो दोनों मैंने पढ़ा है इनसे, बाइजू के इंद्रजीत जायसवाल सर से भी, और जो हमारे खान सर हैं सबको ही जानते हैं, खान सर से भी मैंने पढ़ा है वो कंटेंट, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, और साथ में पॉलिटी। पॉलिटी मैंने पूरा का पूरा खान सर से पढ़ा है, क्योंकि मतलब उनका कोर्स लेके, कंटेंट डिलीवरिंग का जो कोर्स उनका लिया कोर्स था लेके, आपने। हाँ पॉलिटी का कोर्स आता है, और कुछ पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम पे मिल जाता था। तो टेलीग्राम पे मिल जाता था, उधर से पीडीएफ से पढ़ लिए, और उसके बाद बाकी जो उनका कोर्स 200 रुपया या 250 रुपया बहुत मिनिमम कॉस्ट पे उनका हम्म, कोर्स मिलता है। तो पॉलिटी मैंने पूरा का पूरा खान सर से पढ़ा। और उसके बाद फिर बच गया आपका जो हिस्ट्री का जो पोर्शन है, उसके लिए मैंने लूसेंट को बहुत अच्छे से पढ़ा है। लूसेंट में एक पिंक बॉक्स में आप देखे होंगे, पिंक बॉक्स में सारा डेट वाइज मेंशन रहता है, सारा डेट मेंशन रहता है, वो काफी हेल्पफुल था। उसके बाद इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन तो कभी पूछता है, पूछेगा तो आपका हम्म, 4-5 क्वेश्चन पूछ देगा, और हम्म, नहीं पूछेगा तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हम्म, इकोनॉमिक्स के लिए लूसेंट से ही जो था, 5 ईयर प्लान हो गया, या फिर जो भी उसमें टॉपिक है, जीएसटी, ये सब जो टॉपिक है वो मैंने लूसेंट से कवर किया। अब बच गया आपका साइंस का पोर्शन। तो साइंस का पोर्शन के लिए आपका लूसेंट का जो 2 बुक आता है, एक आता है लूसेंट का जो हम लोग पढ़ते हैं जीके वाला, और साइंस का एक अलग से बुक आता है लूसेंट का, जनरल साइंस का बुक, हाँ वो हाँ, काफी हेल्पफुल था मेरे लिए। एक क्राउन का बुक आता है, क्राउन का बुक आता है, वो बुक का, उस बुक का साइंस का कंटेंट काफी अच्छा होता है। तो मैंने दोनों बुक को फॉलो किया है, एक क्राउन का बुक को और एक लूसेंट का जनरल साइंस का सेपरेट ग्रीन कलर का बुक आता है, ये दोनों बुक को मैंने फॉलो किया है। और उसके बाद 10th लेवल का ही तो रहता है, साइंस कहाँ ज्यादा टफ नहीं पूछता है, नहीं नहीं। साइंस 10th लेवल तक का रहता है, उतना आराम से मेरा कवर हो जाता था। अब बच गया आपका करेंट अफेयर्स का सेक्शन। तो करेंट अफेयर्स जो है उसके लिए आपको मैंने पहले बताया कि मैं इंग्लिश कंटेंट को प्रीफर करता था। तो हम्म, करेंट अफेयर्स के लिए मेरा 3 चैनल काफी हेल्पफुल था, वो तीनों चैनल मैं आपको बता रहा हूँ।
तीन चैनल में सबसे पहले बाइजू के इंद्रजीत जायसवाल सर का मैंने बताया, उनका हम्म, करंट अफेयर्स में पढ़ता था। हम्म, उसके बाद एक रवि अदिति क्लासेस करके है, आप सर्च कीजिएगा जो भी एस्पिरेंट है। इंग्लिश का हम्म, कंटेंट काफी अच्छा होता है, रवि अदिति क्लासेस, उनसे मैंने पढ़ा। और एक बहुत ही ट्रेंडिंग में अभी चल रहा है, टेलीग्राम पे एक चैनल है इंडोलोगस। इंडोलोगस का कंटेंट को सब लोगों से मेरा ये रहेगा कि आप एक बार जरूर देखें। टेलीग्राम चैनल पे आप जाइए, सर्च कीजिए इंडोलोगस चैनल, उनका हम्म। कंटेंट काफी अच्छा होता है। बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है। और आपको उसमें काफी हर एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल्ड रहेगा, 4-5 लाइन आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड रहेगा। तो यही था मेरा नॉनटेक का, कैसे मैंने नॉनटेक कवर किया। जब तो आपका मतलब डिप्लोमा आपने कब कंप्लीट किया था? डिप्लोमा तो मैंने अभी 2021 का पास आउट हूं मैं, 18 से 21 सेशन था मेरा। अच्छा, तो मतलब कि डिप्लोमा के बाद आपने एसएससी जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, या फिर कॉलेज टाइम में ही थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे थे एसएससी जेई के लिए, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के? हम लोगों का मेनली, हाँ, मैंने अपना प्रिपरेशन 5th सेमेस्टर से स्टार्ट किया है, क्योंकि हमारे सीनियर्स लोग जो थे वो सजेस्ट किए कि पास आउट होने से पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे तो बाद में लोड कम पड़ेगा। पास आउट होने से पहले ननटेक कवर कर लो, बाद में तुम टेक्निकल रिवाइज कर लेना, तब जाके प्रॉपर वो बैलेंस बना रहेगा। तो पास आउट से पहले 5th सेमेस्टर में हम लोगों का 8 लोगों का ग्रुप था, 8 दोस्तों का ग्रुप था। हम्म, उसमें क्या मैं हम लोग करते थे कि नॉनटेक का सेट खुद से बनाते थे, नॉनटेक का सेट खुद से बनाते थे। और हम्म, टेलीग्राम जो पे एक चैनल बना, टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाए थे 8 लोगों का, उस पे डेली 70 टेक्निकल और 30 नॉनटेक का सेट मारते थे हम लोग। तो स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन की स्टार्ट कर दिए थे, तो इस वजह से बाद में थोड़ा एफर्ट कम लगाना पड़ा। तो जैसे कि बहुत लोग डिप्लोमा से हैं जो कि मेरे कांटेक्ट में है अभी, अपने 6th सेमेस्टर में कोई है, कोई 4th सेमेस्टर में है, तो उन लोग का डाउट रहता है कि जहाँ भी वीडियो देखते हैं कोई कहता है गेट करोगे तब एसएससी जेईई क्लियर होगा, उस लेवल का प्रिपरेशन रहेगा तब होगा। तो इसमें कितना सच्चाई है? क्या लोगों को गेट लेवल तक का यहाँ पे तैयारी करना पड़ता है किसी भी पोर्शन के लिए, मशीन हो या फिर नेटवर्क हो, या फिर एसएससी को ही टारगेट करेंगे अच्छे से तो ये निकल जाएगा एग्जाम? देखिए, जो भी स्टूडेंट 4th या 6th सेमेस्टर में है, उन लोगों को मैं ये सजेशन देना चाहूंगा कि गेट लेवल का तो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं, मतलब एसएससी जेई को आप स्टार्टिंग से टारगेट करके चलिए, तो आपका एसएससी जेई निकल जाएगा। उतना भी क्वेश्चन डीप में और उतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं रहता है। एसएससी जेई का जो टेक्निकल पोर्शन है, उस टेक्निकल पोर्शन में, जैसे देखिए आपको मैं एक रफ ओवरव्यू आप मतलब बताता हूँ। जैसे मेनली पेपर क्या है एसएससी जेई का, मेनली तो 5 पेपर है आपका। पासपोर्ट। मशीन पावर सिस्टम, नेटवर्क और मेजरमेंट और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मेनली तो यही 5 पेपर होता है। एडिशनल में तो आपका बहुत कुछ पूछ पूछ लिया जाता है, यूटिलाइजेशन से भी, एस्टिमेशन से भी, कुछ क्वेश्चन टेंडर से आ जाएगा, कुछ क्वेश्चन आई रूल से आ जाएगा। बट मेनली जो सब्जेक्ट हम लोगों का होता है वो तो 5 ही होता है ना। यही तो मेन। इस 5 पेपर के लिए आपका क्या है कि आप सेपरेट बुक को फॉलो कर लीजिए। सब 5 पेपर का 5 बुक जो है वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, या फिर कोई भी सीनियर हमारे रिकमेंड किए थे, हम भी वही बुक पढ़ें, तो अब हम भी अपने जूनियर को वो बुक सजेस्ट करेंगे, काफी हेल्पफुल होता है। उतना गेट के लेवल का नहीं पढ़ना है हम लोगों को, सिर्फ डिप्लोमा वाले जो हैं वो सिर्फ प्रॉपर स्टडी करेंगे, बुक का ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, टेक्स्ट बुक पे सेट मारेंगे, और उसके बाद प्रॉपर रिवीजन करेंगे। दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर क्लियरिंग एसएससी जेई एग्जाम। तो लगे लगे आप बुक का नाम बता देते तो सही रहता। हाँ, तो बुक का नाम मैं बता देता हूँ। जैसे देखिए, मशीन के लिए जो बुक मैंने फॉलो किया है वही बुक मैं आपको बताऊंगा, बाकी आप किसी और से आप वो हेल्प ले सकते हैं, बाकी मैं जो फॉलो किया वो मैं बता रहा हूँ। मशीन के लिए मैंने मेनली 2 बुक को प्रेफर किया था, एक अशफाक हुसैन और दूसरा बीएल थेरेजा। अशफाक हुसैन और बीएल थेरेजा मशीन के लिए। उसके बाद नेटवर्क के लिए जो है, नेटवर्क के लिए मैंने मेनली वीके मेहता बीडब्ल्यू का बुक आता है, काफी फेम, मतलब आपको अगर एसएससी जेई का मेंस का अगर आप सोच रहे हैं, मतलब अगर तैयारी करना है, तो मेंस में आपका, आपको पता है सबसे ज्यादा वेटेज किसका होता है, नेटवर्क वैसे का, मशीन इलेक्ट्रॉनिक। का, मेनली यही दोनों का। तो आपको अगर मेंस में अच्छा स्कोर लाना है तो आपके लिए ये मैंडेटरी हो जाएगा कि वीके मेहता बीडब्ल्यू बुक आपको बनाना ही बनाना है। ये काफी अच्छा बुक है। अल्टरनेटिव के रूप में आप एके चक्रवर्ती का एक बुक आता है नेटवर्क थ्योरी, हम्म। उसको भी आप बना सकते हैं नेटवर्क के लिए। तो ये दोनों तो आपका हो गया, मशीन हो गया, नेटवर्क हो गया। इसके बाद हम आते हैं पावर सिस्टम पे।
देखिए, पावर सिस्टम के लिए आपका जो है, मैंने बुक जो फॉलो किया था वो वीके मेहता का जो बुक आता है, प्रिंसिपल ऑफ पावर सिस्टम अच्छा। करके, वो बुक को फॉलो किया था। बाकी कुछ कुछ टॉपिक, जिस टॉपिक में मैं फंसता था उस टॉपिक को, मैं जेबी गुप्ता का एक बुक रखा था। मैं वो फालतू का नहीं बताऊंगा, जेबी गुप्ता बुक मैंने रखा भले ही था, बट उसमें सिर्फ वही कंटेंट पढ़ता था जिसमें मैं फंसता था। पूरा जेबी गुप्ता मैंने नहीं पढ़ा था। तो आपका पावर सिस्टम के लिए वीके मेहता आप बना लीजिए। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो आप अल्टरनेटिव के रूप में जेबी गुप्ता को भी बना लीजिए। अब आपका बच गया मेजरमेंट। देखिए, मेजरमेंट का जो मार्केट में बुक आता है वो एके साहनी का बुक आता है, वो पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है। मेजरमेंट के लिए मैं सबसे अच्छा आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है प्रॉपर नोट्स बनाइए, और उसके बाद आपका जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम होता है, नोट्स आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, और आप यूथ का बुक उठा लीजिए, उससे बना लीजिए। या फिर आप कोई सेपरेट जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जैसे आर के राजपूत या फिर वीके मेहता का बुक उठाइए, उससे आप बना लीजिए। एके सोहनी पढ़ना पॉसिबल नहीं है, उतना कहाँ हम्म। से। एक मेजरमेंट से कितना क्वेश्चन आता है, 7-8 क्वेश्चन ही आता है। नहीं, इजी क्वेश्चन आते हैं, वो इतना जरूरत भी नहीं। मेजरमेंट होंगे काफी इजी, एक बार कोई पढ़ ले तो उसका क्वेश्चन मिस नहीं हाँ, होगा। वही ना। उसमें जैसे मेजरमेंट में क्या क्वेश्चन आता है, पावर मेजरमेंट, एनर्जी मीटर से क्वेश्चन आएगा, फिर उसके बाद आपका एक ये करंट एक ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, एक एमीटर वाला आएगा कि यही उसका सब। रेंज बढ़ा दो। हाँ, एमीटर फिक्स वाला, है। एमीटर वाला वो तो रेंज एक्सटेंशन आना ही आना है, वो तो समझिए आपका श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है। बिल्कुल। और तो अब मैंने तो बता दिया हम और कुछ बताने वाले तो। जो भी था। हाँ, वो जैसे एक बच गया मेरा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए, हाँ। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का वेटेज किसी साल रहता है, किसी साल नहीं रहता है उतना। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपका वो वीके मेहता का जो बुक आता है, प्रिंसिपल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, वो मोर देन सफिशियंट है। उतना आपको पढ़ने का पूरा जरूरी नहीं है। आप क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर उठाइए, वो आपको एक पता चल जाएगा कि आपको क्या डायोड, क्या पूछा रहा है? रेक्टिफायर और फिक्स रहता है, जो जो एम्पलीफायर, नाम कुछ है, कुछ क्वेश्चन आपका फिक्स है। जो जो नाम वाला डिवाइस है बस उसको बस। देख लो, उसको पढ़ लो, सेपरेटली नोट्स कर लो उसी से। हाँ हाँ। हम्म। तो जैसे कि हम पिछले साल क्या बता रहे हैं, पिछले साल बहुत लोग जैसे इंटरव्यू सेशन मैंने पिछले साल से स्टार्ट किया है। पिछले साल बहुत कमेंट आता था, सर डिप्लोमा वाले सिलेक्ट नहीं होते हैं क्या, उनका इंटरव्यू नहीं ला रहे हैं। तो क्या ये मतलब कि डिप्लोमा से एसएससी जेई क्रैक करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, या फिर क्या मतलब दिक्कत क्या आती है अगर कोई डिप्लोमा स्टूडेंट है और एसएससी जेई में, उसको क्या दिक्कत आती है? देखिए, वो सिनेरियो जो है आपका वो चेंज करता है। पिछले साल से आप इस साल को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस साल आपका जो है कुछ एडवांटेज मिल गया। देखिए, एडवांटेज क्या मिला एक्चुअली, कोरोना के टाइम में वैकेंसी आया नहीं। वैकेंसी आया नहीं तो इस साल जो वैकेंसी आया है आपका, हर साल के कंपैरिजन में ज्यादा वैकेंसी आया है। पहला पहला एडवांटेज जो है कि वैकेंसी ज्यादा है। दूसरा चीज, आप अगर ध्यान दिए होंगे तो ये चीज तो आपको ध्यान में होगा कि डीआरडीओ के साथ क्लैश कर गया था। एसएससी हम्म। जेई का एग्जाम डेट, एसएससी हम्म। जेई का एग्जाम डेट और डीआरडीओ। तो बहुत सारे एस्पिरेंट जो हैं वो डीआरडीओ को प्रीफर किए थे, क्योंकि वो 4 साल बाद आया था। तो हम्म। उस चक्कर में भी थोड़ा सा कंपटीशन कम गया इस बार। और एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस बार जो है वैकेंसी ज्यादा था, डीआरडीओ के साथ क्लैश हो गया। उसके बाद मेंस का जो पेपर इस बार था, जो मेंस का पेपर था, वो मैकेनिकल के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिकल का पेपर अगर आप देखें तो एज कंपेयर टू मैकेनिकल थोड़ा इजी था। तो ये सब पैरामीटर के कारण इस बार जो है चांस ऑफ सिलेक्शन, अगर आपका बाकी साल अगर 60% है, तो इस साल आपका 90% हो जाएगा, अगर आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो। वो तो है, लेकिन जैसे वैकेंसी वाला इशू तो हम इसमें कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि टॉप रैंकर्स में भी जैसे चंदन कुमार का ही ले लीजिए, आलोक सर का ले लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अंडर 100, हमको लगता है 50 के आसपास लोग हैं, जो कि मुझे 20-25 दिख रहे हैं डिप्लोमा से। और काफी लोग ऐसे हम्म। हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जिन्होंने क्लियर किया है। तो वैकेंसी का इशू नहीं है, वो दूसरा हम्म। इशू आप जैसे बता रहे हैं कि मेंस का पेपर काफी इजी हाँ हाँ बैठ हाँ। गया, वो रीजन एक हो सकता हम्म। है कि ज्यादातर डिप्लोमा वाले से टिके। तो और डिप्लोमा, डीआरडीओ वाला क्लैश। हाँ एक ये भी हमको लग रहा है इससे। हाँ। तो और क्या मतलब कि हम्म। अगर कोई डिप्लोमा से है, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, या फिर पास आउट हो चुका है, तो उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसे उन लोगों को प्रिपरेशन करना चाहिए? और काफी लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मुझे गेट तक का प्रिपरेशन करेंगे तब जाके मेरा एसएससी का निकलेगा। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए।
देखिए, सबसे बड़ा बात जो है कि ओवर थिंकिंग उतना नहीं करना चाहिए। जैसे हम कोई भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो पहले सबसे पहला मेरा जो टास्क होना चाहिए, टेक्स्ट बुक आप इंस्टॉल कीजिए। टेक्स्ट बुक इंस्टॉल करने के बाद आप उसका प्रीवियस ईयर को बनाइए। प्रीवियस ईयर बनाने से ही आपको पता चल जाएगा कि आपका उस एग्जाम में आपका स्ट्रेंथ और आपका वीकनेस, आपका कौन स्ट्रांग पॉइंट है, कौन सा वीक पॉइंट है, ये तो आपका टेक्स्ट बुक से पता चल जाएगा। क्वेश्चन का लेवल आपको टेक्स्ट बुक से पता चल जाएगा। तो आप ये जो गेट को लेकर के हाइप क्रिएट करके रखे हैं कि गेट का तैयारी करेंगे तब एसएससी जेई निकलेगा, ऐसा तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा एडवांटेज जो मिलता है एसएससी जेई एस्पिरेंट्स के लिए, सबसे बड़ा एडवांटेज जो मुझे लगता है, आपको 5 पेपर मेनली पढ़ना है। आप बाकी एग्जाम को देखिएगा तो आपके लिए जैसे सिलेबस जैसे आप बड़ा है। बाकी को छोड़ दीजिए, यूपीपीसीएल को देख लीजिए। यूपीपीसीएल आप देख लीजिए, आपको अलग से पढ़ना होगा। डिजिटल ये सब तो डीप में पढ़ना ही होगा, पीएलसी, स्काडा, पीएल स्टाडा, मैटलैब, और भी बहुत ऑटो कैड। बहुत सारा पढ़ना होगा। ऑटो कैड, ये सब एक्स्ट्रा में पढ़ना होगा। एसएससी में आप ये एडवांटेज के रूप में लीजिए कि आपको 5 पेपर पे कमांड बैठाना है, 5 पेपर पे कमांड बैठाना है। बाकी प्रीवियस ईयर बनाइए, उससे आपको ट्रेंड पता चल जाएगा कि कभी आई रूल से पूछ रहा है तो टेंडर से क्वेश्चन पूछ दे रहा है, तो कभी कुछ एस्टिमेशन, कभी यूटिलाइजेशन, कभी एक दो ट्रैक्शन। तो इससे आपको पता चल जाएगा ना कि ट्रेंड क्या है। बाकी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट का ऑब्जेक्टिव तो वो लोग काफी अच्छा लगा लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बनाते टाइम कॉन्सेप्ट क्लियरेंस का जहां तक बात है, तो अगर आप सेमेस्टर टाइम से अगर डीप में पढ़िएगा तो आपको बाद में क्या होगा, प्री तो आपका निकलेगा ही निकलेगा, साथ में मेंस में आपको कम इफर्ट लगाना होगा। कम इफर्ट इस चलते लगाना होगा क्योंकि आप सेमेस्टर टाइम में पूरा डीप में पढ़ चुके हैं। ये बात है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप एसएससी जेई का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए सेमेस्टर टाइम से। और मैं ये बोलूंगा कि आप टेक्निकल तो पढ़ ही रहे हैं, 5th सेमेस्टर से आप नॉन टेक स्टार्ट कर दीजिए। भले ही भले ही स्टार्टिंग में आप 10 ही क्वेश्चन लगाइए, आप 20 ही क्वेश्चन लगाइए, लेकिन आप 5th सेमेस्टर से स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपको बाद में एफर्ट्स कम लगाना पड़े। बिल्कुल सही बात है। जैसे आपने न्यूमेरिकल का बताया, तो न्यूमेरिकल के लिए थोड़ा और अच्छे से बताइए, कहाँ से लोग कर सकते हैं डिप्लोमा वाले, क्योंकि बहुत लोग का रहता है डाउट कि थ्योरी मेरा बहुत अच्छा है बट न्यूमेरिकल मेरे से नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए बता दीजिए क्वेश्चन। हाँ, तो देखिए, न्यूमेरिकल का जहां तक बात है, आपका पहले तो आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, जैसे आप मान लीजिए कि एसी फंडामेंटल का आपका कोई क्वेश्चन है, या फिर मैग्नेटिज्म का आपका क्वेश्चन है। मैग्नेटिज्म में आपको जैसे बायो सवर्ट लॉ पूछ रहा है, बायो सवर्ट लॉ जो होता है, तो उसमें बी इज इक्वल टू, उसमें जो प्रॉपर जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको अगर याद है, सबसे बड़ा बात है पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद आप फॉर्मूला को याद कीजिए। और फॉर्मूला फॉर्मूला को तो आपको मेमोराइज करना होगा, क्योंकि आप न्यूमेरिकल कैसे बनाइएगा, आपको फॉर्मूला ही नहीं याद होगा। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, फिर न्यूमेरिकल बनने के जो जो फॉर्मूला होता है उसको आप याद कीजिए। फिर उससे रिलेटेड आप कुछ बुक्स को फॉलो कीजिए, उस बुक से आप न्यूमेरिकल जो भी है उसको प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के साथ आपको अगर वो क्वेश्चन एसएससी जेई एग्जाम में दिखेगा, आपका प्रैक्टिस अच्छा रहेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन जो है, जैसे आपको फाइव का वैल्यू दिया हुआ, ए का वैल्यू दिया, एरिया दिया हुआ, तो बी इज इक्वल टू 5/a, आप डायरेक्टली वहां पे देख के पकड़ लेंगे कि हाँ, मेरा ये डेटा दिया हुआ है, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, तो इस तरीके से मेरा ये क्वेश्चन बनेगा। तो न्यूमेरिकल के लिए आपको क्या है कि कुछ कुछ बुक्स को आप फॉलो कीजिए। जैसे न्यूमेरिकल के लिए आपका सबसे जो बेस्ट है, मतलब वीके मेहता हो गया, या फिर सब्जेक्ट वाइज, जैसे मैंने बुक का लिस्ट आपको बताया, मैंने आपको बताया मशीन का बताया, बीएल थेरेजा से आप बना लीजिए। नेटवर्क के लिए मैंने आपको बताया वीके मेहता BEE, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक फॉर एसएससी जेई। आप वीके मेहता BEE, भले ही उसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इजी टू मॉडरेट रहता है, हाई भी रहेगा, लेकिन उस बुक को आप फॉलो कीजिए, क्योंकि नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एसएससी जेई के लिए। चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो, आप नेटवर्क को स्किप नहीं कर सकते हैं। नेटवर्क का न्यूमेरिकल का वेटेज अच्छा खासा होता है, और मशीन से तो रहता ही है। तो मशीन के लिए आप बीएल थेरेजा से बनाइए, बीएल थेरेजा से बनाइए। बाकी बुक बहुत सारे मार्केट में है, अशफाक हुसैन भी है, जेबी गुप्ता भी है, जिससे आपको अच्छा लगे उससे आप बनाइए। मेन मेन जो चीज है कि आपको खुद को एनालाइज करना आना चाहिए कि मेरा कौन सा क्वेश्चन वीक है, किसके लिए हमको कौन सा दवाई खाना है, कौन सा बुक का क्वेश्चन लगाना हाँ, है, वो हमको बताना चाहिए। मेन वही चीज है, मेन और वही चीज है। ये आपको पता कैसे चलेगा, टेक्स्ट बुक से पता चलेगा।
टेक्स्ट बुक पे आप जाके आप प्रीवियस ईयर लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, फुल लेंथ बनाइए, आपको ये पता तभी चलेगा जब आप टेक्स्ट बुक पे जाइए। टेक्स्ट बुक पे जाके आप टेस्ट लगाइए, आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरा मशीन का सिंक्रोनस मोटर का क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो कब पता चलेगा? जब आप लगाइएगा तब ना। पहले से तो ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे कि हम तो सारा बना ही लेंगे, मेरा तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉर्मूला याद है। वैसे नहीं होता है। आप टेक्स्ट बुक पे जाइए, तब जाके आप वहां से खुद को एनालाइज कीजिए। तो जैसे टेक्स्ट बुक का आप नाम ले रहे हैं बार बार कि वहां से मॉक लगाने के लिए वहां से जो भी मिस्टेक्स है उसको ढूंढेंगे, तो बहुत लोग का मैं देख रहा हूँ उस बार। आपने भी फील किया होगा कि टेलीग्राम पे आजकल लोग ज्यादा टेस्ट वगैरह या फिर क्विज वगैरह पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, बट टेक्स्ट बुक को भूल रहे हैं। मैं मानता हूँ कि वहां से बेनिफिट हो रहा है, बट क्या यार टेक्स्ट बुक को पूरा इग्नोर करना सही है? नहीं नहीं, नहीं नहीं, देखिए इस चीज में क्या है कि जैसे आपका वो जो क्वेश्चन आता है टेलीग्राम ग्रुप पे, 150 क्वेश्चन आ गया। 150 क्वेश्चन आप बैठे बैठे लेटे लेटे, उसमें क्या है कि वन वर्ड वाला जो मतलब क्या बोलते हैं, जो डेटा बेस्ड क्वेश्चन रहता है, वन लाइनर क्वेश्चन रहता है, वो तो आप कर लीजिएगा उससे, वो जो आपका टेलीग्राम पे जो आता है। बट टेक्स्ट बुक आपका कहीं ज्यादा बेटर है। कहीं ज्यादा बेटर इस चलते हैं, बेटर क्या, उससे काफी अच्छा है, क्योंकि टेक्स्ट बुक पे आप 2 घंटा प्रॉपर बैठिएगा, फुल लेंथ बनाने के लिए 2 घंटा आप बैठिएगा। उस 2 घंटा में आप पहले नॉन टेक बनाइएगा, फिर उसके बाद टेक्निकल बनाइएगा, हर एक सेक्शन को आप अटेम्प्ट कीजिएगा। उसके बाद हर एक सेक्शन को आप अटेम्प्ट कीजिएगा, तब ना जाके आपको वहां पे पता चलेगा ये सेक्शन वीक है, ये सेक्शन मेरा कमजोर है। एक और बेनिफिट है टेक्स्ट बुक का कि आपको जो क्वेश्चन गलत होगा उसका डिटेल्ड एनालिसिस आपको देगा बिल्कुल। टेक्स्ट बुक। ये चीज आपको टेलीग्राम पे बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। वहां पे आपको डिटेल्ड एनालिसिस दिया होगा, आपका जो सही का ऑप्शन है उसका तो दिया ही होगा, उसके साथ 3 और ऑप्शन रहेगा, उसके बारे में भी आप जान सकते हैं। ये बेनिफिट मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है आपने बताया। तो अब बात कर लेते हैं कि जैसे मुझे पता चला है कि आपने बहुत सारे एग्जाम्स क्रैक मतलब कि दिया है, जिसमें कभी 2 नंबर 1 नंबर इस टाइप से बहुत सारे एग्जाम्स में आपके साथ हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या दिक्कत आ रही थी जिसकी वजह से 17-18 एग्जाम्स आपने दिया है और क्रैक कोई नहीं हो पा रहा था? देखिए, सबसे पहले मैं अपना कॉम्पिटिटिव जर्नी आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं अभी 21 का पास आउट हूँ, 2021 का मैं पास आउट हूँ। पास आउट होने के बाद मेरा जो है वो कैंपस सिलेक्शन हो गया था जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड में। मैं वहां ज्वाइन किया, 4 महीने वहां रहा, वहां से रह के भी मैंने 3-4 एग्जाम दिया। जैसे वहां रह के मैंने क्रिप्को का एग्जाम दिया, तो एग्जाम वहां पे मेरा रिवीजन, लैक ऑफ रिवीजन की वजह से मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन। आईयूसीएल का एग्जाम दिया, उसमें भी मेरा जो है वो मतलब नॉन टेक मेरा बहुत वीक था, इस वजह से वहां पे सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद एनएचपीसी का मैंने एग्जाम दिया। एनएच के एग्जाम में मेरा बहुत कम मार्क्स था, मतलब 105 नंबर मेरा आया था 200 में से एनएचपीसी में। क्योंकि वहां पे आप काम करने के साथ पढ़ पाइएगा ये बहुत मुश्किल हो जाता है, वो भी प्राइवेट सेक्टर में। तो हम्म। एनएचपीसी का भी एग्जाम मैंने दिया, उसमें भी मेरा नहीं हुआ। फिर उसके बाद यूपीआर वीएनएल का मैंने एग्जाम दिया। यूपीआर वीएनएल के एग्जाम में मेरा 200 में से 122 मार्क्स था, बहुत कम मार्क्स था। तो धीरे धीरे मैं इंप्रूव करते गया, मैं देखते गया कि हाँ मेरा किस रीजन से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। इस चलते मैं यूपीआर वीएनएल के एग्जाम में मेरा क्या था कि नॉन टेक तो 50 ही रहता है, मेनली टेक्निकल रिवाइज नहीं कर पाते थे वर्किंग आवर में, मतलब नहीं हो पाता था हमसे प्राइवेट सेक्टर में रह के। तो हम्म। उसके बाद मैंने रिजाइन किया, रिजाइन करने के बाद फिर मैंने एग्जाम दिया। जो मेरा सबसे फर्स्ट गवर्नमेंट एग्जाम का रिटेन निकला था वो था बीएसएफ जेई सब इंस्पेक्टर का। बीएसएफ बीएसएफ जेई का मैंने प्री क्लियर किया, मेंस क्लियर किया। बट आप समझ सकते हैं कि जो स्टूडेंट पढ़ने वाले होते हैं उनका फिजिकल सही नहीं होता है। तो मैं पढ़ाई पर शुरू से फोकस था, तो वहां पे फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट हुआ था हजारीबाग में, वहां मैं डिस्क्वालीफाई हो गया। लेकिन मेरा जो फर्स्ट गवर्नमेंट एग्जाम निकला वो बीएसएफ का निकला। उसके बाद मेरा बैक टू बैक अभी तक में मेरा 6 एग्जाम निकला है, बैक टू बैक मेरा 6 गवर्नमेंट एग्जाम निकला है। बीएसएफ के बाद मेरा डीआरडीओ का सीबीटी 1 निकला, सीबीटी 2 भी निकला, बट उसमें मतलब क्वालिफाई मैंने सिर्फ किया, मेरिट नहीं बना उसमें। उसके बाद मेरा इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक का एग्जाम निकला। फिर उसके बाद मेरा सेल राउरकेला का एग्जाम निकला, और मैं अभी करेंटली सेल राउरकेला में ओसीटीटी पोस्ट पे अभी पोस्टेड हूँ राउरकेला में। सेल राउरकेला निकलने के बाद एसएससी जेई का तो आपके साथ मैंने शेयर किया ही, प्री निकला, मेंस निकला, सीपीडब्ल्यूडी मिला। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, सेल में ज्वाइन करने के बाद मैंने पीजीसीएल का एग्जाम दिया।
1.5 महीने बाद पीजीसीएल में मेरा 111 मार्क्स आया और मेरा ईडब्ल्यूएस रैंक 1 है WR2 रीजन में। तो ये था मेरा जर्नी। और बहुत सारे एग्जाम है, अब इतने शॉर्ट टर्म में सारे एग्जाम को डिटेल में बता पाना काफी मुश्किल है। तो मैंने एक रफली ओवरव्यू के थ्रू में मैंने बताया कि कौन कौन सा मैंने एग्जाम दिया है। और काफी सारे नॉन टेक एग्जाम भी मैंने दिया है। जैसे प्रिपरेशन देखने के लिए कि मेरा कैसा नॉन टेक का प्रिपरेशन है, एसएससी एमटीएस का भी मैंने एग्जाम दिया है। उसमें मेरा 76 मार्क्स आया था, 79 कट ऑफ गया था, नहीं हुआ था एमटीएस का एग्जाम, जो कि 10th लेवल का होता है। लेवल हमको लगता है अभी के टाइम में लेवल में कुछ नहीं है। एग्जाम कैसा भी हो, बैठते सब लोग हैं और आपको उस लेवल का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। कंपटीशन हर जगह है। आपको बस किसी अच्छे एग्जाम यानी कि कोई भी स्पेसिफिक एग्जाम पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, जल्दी अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो बाकी। हाँ, हाँ हाँ। जल्दी अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो आप किसी एक स्पेसिफिक एग्जाम को पकड़िए। आप एसएससी जेई को पकड़िए, यूपीपीसीएल को पकड़िए, आरआरबी जेई को पकड़िए, डजेंट मैटर, आप किसी एक एग्जाम को टारगेट कीजिए। उसका सिलेबस को आप देखिए, टेक्स्ट बुक पे जाइए, उसका सेट लगाइए। सेट लगाने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा पोर्शन मेरा वीक है या फिर कौन सा पोर्शन मेरा स्ट्रांग है। उस सेक्शन को आप उस अपने नोट्स के थ्रू, अपने वीडियो लेक्चर के थ्रू, जहां भी आप पढ़ रहे हैं उसके थ्रू आप उसको क्लियर कीजिए। अभी के टाइम में शॉर्ट नोट्स होना एक तरह से समझ लीजिए कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शॉर्ट नोट्स। बिना शॉर्ट नोट्स के आप एग्जाम से पहले कैसे रिवाइज कीजिएगा? अपना पूरा कॉपी को रिवाइज कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। ये जो आप शॉर्ट नोट्स की बात कर रहे हैं, मैंने देखा है कि अभी तक जितना भी इंटरव्यू चला है इसमें 90% जो भी कैंडिडेट है सबने शॉर्ट नोट्स के बारे में कहा है कि शॉर्ट नोट्स होना जरूरी है। फिर भी पता नहीं क्यों आने वाले जनरेशन के लोग इसमें ना लिखना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि नोट्स बन गया, अब टेलीग्राम या फिर पीडीएफ से ही पढ़ लेंगे। वो मतलब मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं वो। तो ये बताइए देखिए, कुछ। यहाँ यहाँ पे देखिए, जैसे मेहनत अगर आप नहीं कीजिएगा तो आप ये कैसे मान सकते हैं? बिना मेहनत के सक्सेस तो मिलने वाला है नहीं। जैसा कॉम्पिटिटिव अभी इतना कंपटीशन हाई है, आप चाहिएगा कि आप टेलीग्राम पे से पीडीएफ उठा के और पीडीएफ जो है आप पढ़ लीजिएगा, वो पॉसिबल नहीं है। देखिए, अब एक्सेप्शनली होगा तो नहीं कर सकते हैं, बट मेनली आपको शॉर्ट नोट्स बनाना इस चलते जरूरी है कि जैसे मान लीजिए आपका 15 दिन बाद एग्जाम, ठीक है, 15 दिन बाद आपका एग्जाम है, आप शॉर्ट नोट्स पहले से प्रिपेयर करके रखिएगा। तब तो आपको पता चलेगा ना कि हाँ, ये टॉपिक हम यहाँ पे लिखे हैं। खुद से बनाया हुआ शॉर्ट नोट्स का यही एडवांटेज है। खुद से बनाया हुआ शॉर्ट नोट्स का यही एडवांटेज है कि आप उसमें देख सकते हैं, आपको खुद पता होगा कि हाँ, ये टॉपिक मैं यहाँ पे लिखा हूँ। उसको स्टार मार्क करके, उसको हाईलाइट मार के रखिए, ताकि एग्जाम से जस्ट पहले आपको वो चीज दिखे और वो टॉपिक आपको एग्जाम में जो है वो गलत ना हो। मुझको लगता है किसी टॉपर या फिर किसी से भी अगर आप लोग शॉर्ट नोट्स लेते हैं तो आपका तैयारी नहीं होगा। आप सिलेक्शन तो भूल जाइए। आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, खुद ही लिखना पड़ेगा। जो भी प्रोसीजर से वो टॉपर गुजरा है उस प्रोसीजर से आपको भी गुजरना पड़ेगा। देखिए, ये सही बात है कि जैसे टॉपर का जो नोट्स है, वो जो टॉपर है वो भी तो खुद से वो उतना मेहनत किए हैं ना। अब आप सोचिएगा कि किसी दूसरे का नोट्स लेकर के हम पढ़ लें, तो उस तरीका से तो नोट्स तो हर एक स्टूडेंट के पास अवेलेबल है। उस तरीका से तो हर कोई एसएससी जेई का एग्जाम क्लियर कर ले, उस तरीका से हर कोई एसएससी जेई टॉपर का नोट्स पढ़ के खुद टॉपर बन जाए। बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली आपको खुद से नोट्स बनाना होगा। खुद से शॉर्ट नोट्स पे आपको थोड़ा मेहनत करना होगा, थोड़ा हाईलाइट मारना होगा। थोड़ा हम्म, आप क्या कीजिए, 2 पेज बचा के रखिए। कुछ हम्म, कुछ टॉपिक्स आपको एक्स्ट्रा, जैसे टेक्स्ट बुक पे आपको जो क्वेश्चन गलत हो रहा है, उस हम्म, क्वेश्चन को आप उस नोट्स में मेंशन कीजिए। मेरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है सिलेक्शन का वो यही है। टेक्स्ट बुक पे मैंने बहुत समय दिया है, टेक्स्ट बुक पे बहुत समय दिया है। अगर वो 2 घंटे का मैं टेस्ट दे रहा हूँ तो 2 घंटे में उस चीज को एनालाइज किया हूँ कि मेरा कहाँ पे कौन सेक्शन गलत हो रहा है। और जो गलत हो रहा है उसका मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखा है कि क्या उसका एक्सप्लेनेशन है, उस चीज को मैंने अपना शॉर्ट नोट्स में मेंशन किया है। इतना करने के बाद मेरा जो बैक टू बैक 6 एग्जाम निकला इधर। बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपने हर एक चीज को बताया है। और लग रहा है कि आपने प्लानिंग के साथ अपना सारा भी जितना भी आपका प्रिपरेशन जर्नी था पूरा प्लानिंग के साथ लग रहा है कि किया है, तभी जाके लगातार बैक टू बैक एग्जाम निकल रहे हैं। और ऐसा होता है कि बहुत टाइम जैसे एग्जाम नहीं निकला तो लोग डिमोटिवेट होने लगते हैं। बट यहाँ से एक फैक्ट मतलब कि मोटिवेशन लोग ले सकते हैं या फिर जो भी कहिए, गाइडेंस ले सकते हैं या मोटिवेशन कुछ भी कहिए। बट यहाँ से लोग को मैसेज मिलेगा जरूर कि अगर हम लगे रहेंगे ना तो एक ना एक दिन ऐसा दिन आएगा जब मेरा सारा ही एग्जाम निकलेगा जिसमें बैठेंगे
उसमें फोड़ के आएंगे। हाँ देखिए, सबसे बड़ा चीज होता है कॉन्फिडेंस। तो आपके दिमाग में हजार क्वेश्चन चलते रहेगा, क्यों नहीं निकल रहा है, आखिर मेरे दोस्त का हो गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। अगर आपका एक एग्जाम निकल जाता है, एक गवर्नमेंट एग्जाम निकल जाता है, तो एक कॉन्फिडेंस आपके पास आ जाएगा कि हाँ, मैंने वो एग्जाम क्लियर किया, तो ये क्यों नहीं कर सकते हैं। मेरा वही हुआ, सबसे पहले बीएसएफ जेई का प्री और मेंस, बैक टू बैक 6 गवर्नमेंट एग्जाम मेरा निकला। तो वो कॉन्फिडेंस आप जो है किसी भी एग्जाम को बहुत हेल्प करेगा, ये हो जाता है। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि 24 मई यानी कि जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन का माहौल क्या था, कैसा लग रहा था जब रिजल्ट आया, नाम देखे अपना, कैसा लगा? उस दिन जैसे देखिए, जिस दिन रिजल्ट आया तो हम लोग सेल राउरकेला में खुद से खाना हम लोग बनाते हैं, 6 लोग हैं। 6 लोग एक क्वार्टर में रहते हैं, 6 लोग हम लोग खाना बना के खा रहे, मतलब बना था, खाने के लिए बैठे थे। बैठने के बाद मेरा जो एक फ्रेंड है अभिषेक, वो कॉल करके बोलता है कि भाई तेरा सीपीडब्ल्यूडी में हो गया है, बता पार्टी कब देगा। मेन फ्रस्ट्रेटेड थे क्योंकि रिजल्ट इधर आ नहीं रहा था, न्यूज पे न्यूज आ रहा था, जेई स्कोर और बहुत सारे चैनल का, आज आने वाला है रिजल्ट, कल आने वाला है रिजल्ट। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब इमीडिएट वैसे वो बताया तो मुझे लगा मजाक कर रहा होगा, बट उसके बाद उसने खुद से पीडीएफ भेजा, स्क्रीनशॉट लेके भेजा कि तुम्हारा सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अलॉट हो गया है, 231 रैंक है तुम्हारा। तब जा करके खुद में ये आया कि हाँ, मतलब एग्जाम देने के बाद फाइनली सक्सेस मिला। एक मोटिवेशन मैं आपके जो भी एस्पिरेंट है उनको ये देना चाहूंगा कि मेरा अभी जो एज है वो एज है 20 ईयर्स। मेरा एज 20 ईयर्स, जब मैं 20 ईयर्स में एसएससी जेई का एग्जाम निकाल सकता हूँ और 6 गवर्नमेंट एग्जाम निकाल सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं निकाल सकते हैं। बस और बस आपको चाहिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी। कि स्ट्रेट देखिए, सब अभी के टाइम में हार्डवर्क से सिलेक्शन होने वाला बहुत मुश्किल है, स्मार्ट वर्क जरूरी है। स्मार्ट वर्क में आपको क्या है कि आप जो भी टॉपिक है उस टॉपिक को तो आप पढ़िए, उस टॉपिक को पढ़िए, टेक्स्ट बुक को प्रॉपर यूटिलाइज कीजिए, यूथ का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 आप लगाइए, यूथ का क्वेश्चन लगाइए। जो आप स्ट्रेटजी प्रॉपर अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका क्यों नहीं होगा सिलेक्शन। जब मेरा हो सकता है 20 ईयर्स के एज में, 21 का पास आउट होकर के मेरा हो सकता है, तो आपका भी बिल्कुल हो सकता है। ठीक। तो टाइम जैसे कि बहुत लंबा सेशन जा रहा है, तो काफी लोग यहाँ पे, बहुत लोग देखना नहीं चाहते हैं, बट जो सेशन है काफी इंटरेस्टिंग रहा है, और हर एक चीज के बारे में आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया। तो होपफुली जो लोग भी यहाँ तक देखे होंगे उनको ना बहुत ज्यादा यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। और बहुत बहुत थैंक्स हमारे चैनल पे आके हमारे जो भी पेरेंट है, व्यूअर्स हैं, उनको मोटिवेटेड रखने के लिए और जेन्यून कंटेंट और गाइडेंस देने के लिए। क्योंकि सुधांशु सर से कनेक्शन टूट गया है नेटवर्क इशू की वजह से, तो इसके आगे का जो पार्ट है हम लोग दूसरे पार्ट में करेंगे, सेकंड पार्ट में। उसमें हम लोग सेल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि सेल में कैसे कैसे वर्किंग कल्चर रहता है, और अगर डिप्लोमा करके आप लोग जाते हैं तो आप लोग को क्या क्या करना पड़ सकता है, पे स्केल क्या होगा, क्वार्टर कैसे होंगे, फूडिंग लॉजिंग, सबके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ एसएससी जी 2023 वाले जो भी कैंडिडेट हैं उनको सजेशन क्या चाहिए, लास्ट के 3 मंथ में कैसे आप लोगों को पढ़ना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू। बाकी आप लोग अगर टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप लोग सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे, द चार्ज बुक, चार्ज बुक के बीच में स्पेस नहीं है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे आपकी जो सीनियर्स हैं, इस साल के टॉपर्स हैं, सारे लोग वहाँ पे कनेक्टेड है, आलोक सर, चंदन सर, सुधांशु सर, हर लोग वहाँ पे कनेक्टेड है। आप लोग वहाँ पे आके अपना बेनिफिट लीजिए, जो भी जेन्यून डाउट रहेगा उस पर रिप्लाई आप लोग को जरूर मिलेगा। तो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।